महाराष्ट्रामध्ये अर्ध्या भागामध्ये अतिवृष्टी आणि महाराष्ट्राच्या अर्ध्या भागामध्ये अजूनही पाऊस पडलेला नाही। दुबार तिबार पेरणी शेतकऱ्यांना करावी लागली। अतिवृष्टीमुळे जे होतं नव्हतं तेही खरडून वाहून गेलं आणि सरकार जसं महाराष्ट्रात अर्ध्या भागात पाऊस आणि अर्ध्या भागात कोरडा, तसंच कोरडा आणि जसं पावसासारख्या घोषणा करण्याच्या शिवाय दुसरं काहीच करत नाही। आम्ही सरकारला सांगितले की सरसकट मदत केली पाहिजे। आज सरकार सर्वेच्या नावाने त्यामध्ये एक प्रकारचा शेतकऱ्यांवर आणि गरिबावर अन्याय करण्याचा प्रयत्न करतोय। महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूरमध्ये तर आज अनेक घरामध्ये पाणी घुसलं, अनेक धान्य खराब झालं, पण सरकारने मग सांगितलं की आम्ही मदत करतोय। मदतीच्या नावानं खऱ्या अर्थानं घोषणा या पद्धतीच्या होणं म्हणजे ज्या जखमा झाल्या त्याला मीठ चोळण्याचं पाप हे सरकार करते आहे। आम्ही सरकारला सांगितले की तातडीनं मदत झाली पाहिजे। त्यांना कॅम्पमध्ये नेऊन त्यांना 2 टाईमचं जेवायची व्यवस्था केली पाहिजे। तिबार पेरणी झाली त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना तातडीनं भरीव मदत सरकार म्हणतं की आम्ही 10,000 रुपये करू। खऱ्या अर्थानं खत, बियाणं आणि मशागत, कारण की मशागतला डिझेल जे महाग करून ठेवलं नरेंद्र मोदीच्या सरकारने, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो आणि एकदा शेतीचा हंगाम गेला तर ते फसल येत नाही। त्यामुळे त्याचं वर्षभराच्या पिकाचं नुकसान होतं। त्याचं 5 वर्षाचं त्याला कर्जामध्ये जावं लागतं आणि म्हणून सरकारने झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणे मदत करावी ही भूमिका काँग्रेस पक्षाने विधानसभेत मांडली। जी घरं वाहून गेलीत आणि जे घरं आता खचलीत त्यांना जे आपण घरकुलं बांधून देतो त्या घरकुलांच्या योजनेमधून, कारण की केंद्राच्या घरकुल योजनेमध्ये आपण सगळ्यांना घरकुल देऊ शकत नाही। नरेंद्र मोदीजी घोषणा करू शकतात, त्यांनी सांगितलं की 2022 पर्यंत या देशातल्या प्रत्येकांना आम्ही घरं बांधून देऊ, कोणीही बिना घरातला राहणार नाही, हे 2022 मध्ये सांगितलं। त्याची डेडलाईन दिली। आता आपण 2023 मध्ये आहोत, अजूनही आपल्या राज्यामध्ये असंख्य लोकांना आम्ही घरं देऊ शकलो नाही। कधी जातीच्या नावानं, कधी धर्माच्या नावानं त्याला घरकुल मिळत नाही, अशी परिस्थिती आपण पाहतोय। त्यामुळे या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये ज्या गरिबांची घरं वाहून गेली, पडण्याच्या स्थितीत असेल, त्यांनाही सुद्धा या घरकुल योजनेमध्ये घरकुल द्यावेत, घरं द्यावीत ही मागणी काँग्रेस पक्षाने केलेली आहे। जे पानटपरीवाले असतात, ज्यांचं खऱ्या अर्थानं जे रेकॉर्डेड नसतात, चहाचे दुकानं असतात, त्यांचंही नुकसान झालेलं आहे, त्यालाही मदत करायची भूमिका आम्ही मांडलेली आहे। पण सरकार घोषणेशिवाय दुसरं काहीच करत नाही आणि हे त्याच्यामुळे राज्यामध्ये आत्महत्याचं प्रमाण वाढलं। आज आत्ता विधानसभेमध्ये राज्यामध्ये जवळपास 15,000 महिला ज्या बेपत्ता झाल्यात, तरुण मुली बेपत्ता झाल्यात, त्याबद्दलही सरकार उत्तर द्यायला तयार नाही। हे सावित्रीबाई फुल्यांचा महाराष्ट्र आहे। या महाराष्ट्रामध्ये महिलांचा अपमान, महिला बेपत्ता होणं या पद्धतीची जी स्थिती आहे ती भयावह आहे। आज आपण पाहिलं की प्रश्नोत्तर तासामध्ये सावित्रीबाई फुलेंच्या नावाने एका हिंदू नावाच्या संघटनेने अक्षरशः त्यांच्यावर खूप सारं सोशल मीडियावर टाकलं होतं, पण अजूनपर्यंत ते गुन्हेगार पकडले गेले नाहीत। पण एखाद्या सत्तेमधल्या मंत्र्याच्या घरातल्या कोणाला काही झालं तर तातडीनं त्या गुन्हेगाराला पकडून आणलं जातं, ही परिस्थिती आहे। आणि म्हणून महापुरुषांचा अवमान, अशा परिस्थितीची ही परिस्थिती आज महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेली आहे। सरकार सगळ्या विषयावर फेल झालेलं सरकार हे EDचं आपण महाराष्ट्रामध्ये पाहतोय। नाना भाऊ, एकीकडे मोठ्या
सरकार जे आहे ते राज्यपालांचे 12 आमदार नियुक्तीच्या गती कामाला लागला आहे. 12 आमदारांची वाटणी पण झाली आहे. फॉर्म्युला पण त्यांनी ठरवला आहे. हे हिस्से वाटणीचं सरकार आहे. मलाई कुठं मिळतं आणि त्या मलाईच्या आधारावरच आपला गवगवा कसा करायचा हे या ईडीए सरकारचं, भाजप प्रणित सरकारचं काम आहे. राज्याच्या जनतेवर काल पण विधानसभेमध्ये आम्ही सांगितले की तुम्ही श्वेतपत्रिका जाहीर करा. या राज्याच्या जनतेवर आपण किती कर्ज लादलं आणि या पैशाचं आपण काय केलं, त्याची काय उधळपट्टी केली, हे माहिती आपण दिली पाहिजे. पण हे सरकार ते देणार नाही. हे सत्तेच्या भरोशावर हे मलाई खाणारं, लोकांवर, राज्याच्या लोकांवर कर्ज लादणारं हे सरकार आहे. त्यामुळे विधान परिषदेच्या राज्यपाल कोट्याच्या जे आमदार त्या ठिकाणी येणार आहेत त्याच्यामध्ये वाटणीचा, कारण हे वाटणीवालं सरकार आहे आणि ते वाटणीच करत बसतील. खरं तर महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये सगळे नियम पाळून जे 12 आमदारांची नावं पाठवली होती त्यावेळेचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी त्याच्यामध्ये राजकारण केलं. राज्यपालाच्या संविधानिक खुर्चीवर बसून त्या ठिकाणी बसवलेल्या व्यक्तीकडून भाजप कसं राजकारण करतं आहे हे महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा घटना झाली. आणि त्या संविधानिक व्यवस्थेला काळीमा फासण्याचं पाप भाजपने केलं हे आपण पाहतोय. आणि म्हणून हे वाटणी आहे आणि हिस्सेदारीमध्येच हे सरकार काम करते. जनतेचं घेणे देणं नाही अशी परिस्थिती आपण पाहतोय. जे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामधून जे लोक बाहेर पडले आहेत ते आता उपमुख्यमंत्री आहे, सत्तेत आहे. प्रफुल्ल पटेलकडून दावा केला आहे की अजित पवार आज न उद्या मुख्यमंत्री होतील. म्हणजे याचा अर्थ एकनाथ शिंदे यांची खुर्ची खतऱ्यात आहे. बरोबर आहे ना. हे 3 तिघाडा काम बिघाडा आहे. आता आपण पाहतोय की जे सगळ्या गटाचे जे आमदार आहेत, BJP असतील तर फडणवीसाचं गुणगान गातात, शिंदे असतील तर शिंदे गटाचे लोक गुणगान गातात शिंदेंचं, आणि इकडे अजित पवाराच्या गटाचे असेल तर अजित पवार मुख्यमंत्री झाला पाहिजे. वर्षा बंगल्याच्या समोर बोर्ड लावून टाकला त्यांनी की भावी मुख्यमंत्री म्हणून. तर ही जी मजल राष्ट्रवादी फुटीर गटाने मांडलेली आहे आणि त्याचे नेते ते प्रफुल्ल पटेल आहेत. तर स्वाभाविक आहे की फुटीर गटाला वाटतं की आपल्या हातातच आता राज्य आलं पाहिजे. खऱ्या अर्थानं जनतेने जो कौल दिलेला होता त्या कौलचं विचार करण्याची गरज होती. पण या पद्धतीचं असंविधानिक आणि अनैसर्गिक महायुतीचं सरकार बनवून ज्या पद्धतीनं राष्ट्रवादीच्या फुटीर गटांनी जे महाराष्ट्रातल्या राजकारणाला गढूळ करण्याचं पाप केलं त्याचं उत्तर यांना जनतेला द्यावं लागेल. आणि जनता यांना पुढच्या काळात निवडणुकीची वाट पाहत आहे. जनता भाजपला सत्तेच्या बाहेर केव्हा आम्ही करतो आणि त्यांच्याबरोबर गेलेल्या लोकांना सत्तेच्या बाहेर केव्हा करतो ही चिंता आता लोकांच्या बाहेर आहे. आणि निवडणुकीची वाट पाहत आहे. निवडणूक लागतपर्यंत त्यांनी काय करायचं आहे ते करावं. पुढच्या काळात यांना सत्तेमध्ये स्थान महाराष्ट्रातली जनता देणार नाही. हिंदी में बता दीजिए कि आज जयंत पाटिल अजित पवार गले मिलते दिखाए जब प्रोटेस्ट हुआ था. क्या आपको लगता है कि पार्टी के कई नए लोग भी एनसीपी में और सरकार में जुड़ सकते हैं, ऐसी संभावना दिख रही है? देखो, उनके पार्टी के बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वक्तव्य करने की ज़रूरत नहीं है. उनकी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हमारे साथ शरद पवार जी साहब है, उसका जवाब वो देंगे. क्योंकि हम उनके पार्टी में अंतर्गत क्या चल रहा है उसके विषय में हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. सरकार की देश और राज्य में महिलाओं को लेकर अपराध बढ़ गए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है. देखो, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है कि यहाँ पर शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को बहुत बड़ा सम्मान किया जाता है और ये विचार ही महिलाओं का सम्मान होता है. तो महाराष्ट्र में जब से फडणवीस सरकार 2014 में आई तब से महिलाओं की बेपत्ता होने की संख्या बढ़ गई. अब उसका आंकड़ा 15,000 के ऊपर चले गया. पुलिस आज तक भी ये महिलाओं के बारे में पता नहीं कर सके. अभी इसका जवाब आएगा तो मैं अभी से उनका जवाब बताता हूँ.
कि नहीं वो अपने सहमति से चले गए, वो यहाँ पर है, वो ऐसे हैं, हमारे सरकार में कम हुए, तुम्हारे सरकार में हुए, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप सत्ता में बैठे हुए फडणवीस करेंगे। इसमें तुमको आज से जवाब उनका मैं देता हूँ। कल भी आपने देखा होगा कि हमने एक सवाल में उनको पूछा था, आदिवासी जो महिला का जो प्रेगनेंसी के समय में उनका मृत्यु हुआ इगतपुरी में, तो उसमें कहा कि आपके ज़माने में पुलिया क्यों नहीं बनाया। तो मूल सब्जेक्ट है कि 10 साल की सरकार तुम्हारी हुई, कांग्रेस ने इस देश में जहाँ सुई नहीं बनती थी वहाँ सुई से रैकेट तक बनाया, जहाँ कॉलेज नहीं थे, मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे, रास्ते नहीं थे, दवाखाने नहीं थे, तो ये सब कांग्रेस ने बनाया। लेकिन आप लोगों ने 10 साल में देश को बेचकर देश चलाने का काम आपने किया। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे तीसरी बार चुन के दो तो मैं देश को दुनिया का सबसे आर्थिक देश बनाऊंगा। अब बेच के क्या बचा रखा है? जो कांग्रेस ने इस देश को देश की जनता के लिए कमा के रखा था, उसको बेचकर ये देश चला रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, अब तुमसे कोई उम्मीद रही नहीं और जनता आपको समझ चुकी है। अब तुम कितना भी लोगों को दावे करे, सपने दिखाए, अब इंडिया के लोग, भारत के लोग अब आपको मानने वाले नहीं है। आपको सत्ता के बाहर करे बगैर देश की जनता अब शांत नहीं बैठेगी। आज एक डेलीगेशन आदिवासी रिप्रेजेंटेटिव्स का नरहरी झिरवाल, बाकी एमएलएज, एमपीज, आदिवासी एमपी जाकर राज्यपाल से मिले। जो मणिपुर की घटना हुई है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की, क्या कहेंगे? सही में तो अब उनने कार्रवाई करेंगे, कौन करेगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल ही जो निर्देश पारित किए, जो केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार को ही उन्हें इशारा किया है कि जो भाजपा शासित जो राज्य है उस राज्य में ये सब घटना हो रही है, तो केंद्र की सरकार चुप क्यों है? अगर आप नहीं करोगे तो हमें सुमोटो निर्णय लेना पड़ेगा, ऐसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल ही बोला है। तो अब नरहरी झिरवल कौन से साइड में है? वो बीजेपी के साथ में है। तो अब केंद्र की सरकार इस पे और बीजेपी के राज्यों में इसमें दखल नहीं ली जा रही है। तो राज्यपाल महोदय के पास वो कौन से आधार पे गए मुझे पता नहीं है, लेकिन देश में आदिवासी सुरक्षित नहीं है और इसलिए हमारे आदिवासी एमएलएज, ये स्वाभाविक है कि वो राज्यपाल महोदय के पास गए कि आदिवासियों को जिस तरह से आपस में लड़ाकर मारा जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो रायगढ़ में घटना हुई, पूरा आदिवासी गांव के पूरे लोग पहाड़ों के नीचे आके उनका मृत्यु हुआ है। आपने कल ही देखा होगा इगतपुरी में एक आदिवासी प्रेग्नेंट महिला का मृत्यु हुआ। ये सरकार की असफलता है जिसमें आज आदिवासी असुरक्षित मानते हैं और आदिवासी को बीजेपी वनवासी बोलते हैं। तो वनवासी का अर्थ यही होता है कि वो इस व्यवस्था के दूर है और कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी को, क्योंकि ये वो मूल भारतीय है और उनको जस्टिस मिलना चाहिए, और ये हमेशा कांग्रेस ने भूमिका रखी। और आज नरेंद्र मोदी की सरकार में पूरे देश में आदिवासी असुरक्षित है और इसलिए नरहरी झिरवल जो हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष, उनके नेतृत्व में जो आदिवासी एमएलए गए हैं, तो स्वाभाविक है कि देश में आदिवासी संकट में है। जहां एक और केंद्र में पार्लियामेंट में चर्चा ही नहीं हो पा रही, वहाँ नरहरी झिरवल जाके मणिपुर के बारे में भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है कि नरहरी झिरवल का ये स्टैंड कैसे? मैंने वही कहा कि आदिवासी असुरक्षित हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार के। बीजेपी की जो पॉलिसी, आरएसएस की जो पॉलिसी है आदिवासी को वनवासी बोलने का, तो इसका मतलब है कि आदिवासी का कोई भी स्थान बीजेपी के सत्ता में नहीं है। और इसलिए वो उनका व्यक्तिगत पार्टी और उनके ये क्या है उसका ये नहीं है। पूरे देश के आदिवासी बीजेपी के राज में असुरक्षित हुए और स्वाभाविक है कि आदिवासी के नेतृत्व करने वाले लोग यूनाइटेड हो गए और आदिवासी की अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा सवाल है जुड़ा हुआ है, मोदी ने अपना स्टैंड जो है पार्लियामेंट में मणिपुर के विषय पे क्लियर नहीं किया। वे दूसरी ओर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जो
प्रदर्शन द्वारा लाया गया है, क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी कब अपना जवाब जो है? देखो, देना ही पड़ेगा। अविश्वास जो नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर लाया गया है, उस अविश्वास के सामने प्रधानमंत्री को जाना, क्योंकि अविश्वास उनके ऊपर है, तो अविश्वास को जवाब उनको देना ही पड़ेगा। तो तब तो भी बोलेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा में मुंह खोलने की व्यवस्था कांग्रेस और इंडिया ने किया है। तो ये पूरे भारत देश की जनता का सवाल है। मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है, वो रोज़ जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। बाहर जाकर बड़ी बड़ी सभाओं में बहुत लंबा लंबा भाषण करते हैं, लेकिन इसका जवाब देने के लिए वो आगे पीछे देख रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया संगठन बना है और उसके माध्यम से जो लोकसभा में नरेंद्र मोदी के ऊपर अविश्वास लाया गया है, तो अविश्वास का जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। और मणिपुर की घटनाओं के बारे में उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ये घटनाओं में, क्योंकि वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मणिपुर के एमएलए ने खुद वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि ये घटना राज्य के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जानबूझकर इस घटनाओं को आगे बढ़ाया है। ये आरोप बीजेपी के एमएलए ने लगाया है। तो इसका मतलब है कि जानबूझकर देश को तोड़ने की व्यवस्था केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। यही उसका सही जवाब है। कल हमने विधानसभा में देखा कि परसों की जब अजीत दादा कुछ अपना वक्तव्य रखा तो उसमें उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी का पुतला बिठाया जाना चाहिए था, उस वक्त जो मीटिंग हुई, वीसी हुई, उसमें कुछ लोगों ने विरोध किया, अनुमति नहीं दी। खुद मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे थे और सुनील केदारी भी थे जो भारतीय मंत्री हैं। ये बातें उन्होंने लाई कि अटल बिहारी वाजपेयी पुतले का विरोध उस वक्त किया गया, क्यों किया? देखो, एक कहावत है महाराष्ट्र में या देश में भी कि जो नाचना नहीं आता तो आंगन टेढ़ा है। ये हाल आज अजित पवार का बना हुआ है। भय और भ्रष्टाचार के आधार पर वो उधर चले गए हैं, लेकिन उनको पास जवाब नहीं है और जवाब का उत्तर जवाब देना पड़ता है। तो कैसा ऐसा कुछ बहाना बना ले कि जिसको भावनात्मक बना के कि मैं इसलिए तुमको पैसे नहीं दिया, इसलिए हमने विरोध किया। तो ये अजित पवार की पुरानी स्टाइल है, ये हम लोग जानते हैं। अगले हफ्ते में देखे मिलेगा। दूसरा ये कि मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, ग्रामीण इलाकों की सड़कों की हालत बहुत खराब है, बारिश लगातार हो रही है, तो लग रहा है काम हो पा रहा है कि गड्ढों में गिरते लोगों की मौतें भी हो रही है? कुछ नहीं है, सरकार फेलियर सरकार है महाराष्ट्र की। बीजेपी प्रणीत जो एडीए की सरकार बनी है, ये सरकार ही फेलियर सरकार है। कितने लोगों की जानें लेंगे तब इनकी तसल्ली होगी, ये सवाल अब जनता पूछती है। हर जगह आंदोलन शुरू है और लोग वहाँ पर यह आंदोलन में ये बातें कर रहे हैं। ये तो आम आदमी इसमें ये भावना रखता है। हम तो अपोजिशन में, तो हमने अगर कोई बात बोले तो राजकारण है, लेकिन जब सामान्य जनता इस बात को इस तरह से दोहरा रही है तो राज्य की सरकार हर मुद्दे पे फेल हो चुकी है। मैं इतने साल, गए 30 साल से एमएलए हूँ, मैंने कभी भी इस बारिश के जो सेशन मुंबई में चलता है उस समय में मुंबई में इतने मोर्चे आते थे नहीं देखा। आज सबसे ज़्यादा इस साल मोर्चे आए हैं, महिलाओं के मोर्चे। आज भी पूरा मैदान भरा हुआ है, आज़ाद मैदान। तो ये सरकार का ये फेलियर है और सरकार जनता के इस दरबार में पूरी फेल हुई सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।